दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष का महत्व तब और बढ़ जाता है जब आदमी उससे जो भी कुछ देखता है उसके सामने प्रकट हो जाए। माने जो फलादेश है ठीक वही फलादेश प्रकट हो जाए। एक बात और, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो बड़ा अलौकिक विषय है, बड़ा अद्भुत विषय है, यूनिक सा है। और वो हम ग्रंथ साहित्य के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्यों? ग्रंथ से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। अब उस विषय को हम कई बार आपके सामने अपने अंतःकरण के अनुसार दे चुके हैं, परंतु इस बार हम श्रीमद कल्याण वर्मा के अनुसार आपके सामने उसका जो फलादेश है वो भी बताएंगे, और उसके साथ साथ उस फलादेश का हेतु क्या है वो भी बताएंगे। तो वीडियो के अंतर्गत ज्योतिष प्रेमियों को बहुत ही अच्छा रुचिकर विषय है, जो इसको देख करके बड़ा कुछ सीखेंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। याद रखिए कि जब भी हम जन्म लिए हैं तो नंगे जन्म लिए हैं, कपड़े भी हमको यहाँ से मिले, उधार मिले हैं। और नाम भी हमें जो मिला है वो भी हमारे माता पिता गुरुजनों के मुताबिक मिला है। यहाँ सब मांगे की वस्तु है, किसी के पास यहाँ कोई कुछ भी अपना नहीं है। आपका मकान अपना नहीं है, यहाँ तक जिस शरीर है वो भी किराए का घर है। इतना मान करके चलिए, हमेशा मस्त रहिए, आनंदित रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ कोई साथ में कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। गठरी किसी के साथ नहीं जाएगी और कफन में जेब नहीं होती है, ये सब जानते हैं। इसलिए ज्योतिष भी अध्यात्म रूप से समझिएगा, ज्योतिष भी ग्रंथ है। एक जगह लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पंचांग को देखता है, पंचांग के विषयों को सुनता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष कालगणना का स्वरूप मुख्य रूपेण सूर्य से ही भाषित होता है, और सूर्य से ही प्रकाशित पूरा विश्व है। यूं तो जन्म कुंडली के ग्रहों में सूर्य को क्रूर कहा गया है, लेकिन सूर्य को भगवान नारायण कहा गया है। नारायण का स्वरूप, नारायण के नेत्र है सूर्य। इसलिए सूर्य को हम कैसे माने कि ये सूर्य किसी का यदि खराब है तो सूर्य के माध्यम से उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी? नहीं। हाँ, वो बात अलग की है कि सात्विक रजोगुणी होने के कारण थोड़ा गर्म है, हीट है, तो स्वभाव में गर्मी इत्यादि जरूर दे देते हैं। अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक ग्रह होने के कारण सूर्य को क्रूर कह दिया गया है। जो व्यक्ति निर्णय देने वाला होता है ना, वो थोड़ा क्रूरता युक्त लगता है, पर उसका हृदय बड़ा निर्मल और कोमल होता है। तो ये बातें आपके साथ हम फिर करते रहेंगे। आज हम सारावली के कुछ आपके सामने सूत्र रखेंगे। सारावली में मेष के अंतर्गत सूर्य के बारे में बताया गया है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। सारावली में स्पष्ट लिखा है कि अगर मंगल की राशि यानी मेष में सूर्य स्थित हो तो दान रतो बहुभृत्यो ललितो युवती प्रियो मृदु शरीर। मतलब ऐसा व्यक्ति दानी होता है, सूर्य अगर मेष राशि में हो तो शास्त्रार्थी होता है, शास्त्र को, शास्त्र के मत को, अर्थ को समझने वाला होता है, पुस्तक लिखने की क्षमता उसमें होती है, और कला से विख्यात वह व्यक्ति झगड़ा लड़ाई से डरता नहीं है, युद्ध प्रेमी होता है। कार्यों में मतलब युद्ध जैसे कार्यों में हमेशा उद्यत, तैयार, लेकिन घूमने की इच्छा करने वाला व्यक्ति होता है। मतलब ट्रेवलिंग की उसके अंदर एक इच्छा होती है। मजबूत हड्डी वाला व्यक्ति होता है, साहस से कर्म में तत्पर रहता है, और पित्त एवं रक्त पीड़ा से युक्त स्वरूपवान राजा होता है। चलिए अब इसे हम समझेंगे। यहां पर सूर्य की चर्चा तो हो गई। अब सूर्य मेष राशि में होंगे तो 10 अंशों पर, डिग्रियों पर सूर्य मेष में उच्च माने जाते हैं। अगर उच्च के हैं तो मेष राशि में यदि आपके सूर्य हैं तो ऐसा प्रतिफल होगा। लेकिन मेष राशि में बैठे सूर्य को देख कौन रहा है?
यहां हम ये भी बात करेंगे। यदि मेष राशि में स्थित सूर्य या वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य चंद्रमा देखता हो, वृश्चिक राशि में बैठे हुए सूर्य या मेष राशि में बैठे हुए सूर्य को चंद्रमा देखता हो, तो जातक दान की प्रवृत्ति वाला, नौकर चाकर वाला, सुंदर शरीर होता है और ऐसा व्यक्ति स्त्री का प्रेम एवं इस व्यक्ति में कोमल देह होने की आदत होती है, यानी इसका शरीर थोड़ा कोमल होता है। अब आपको हमें बताना है कि क्या ये सारावली के सूत्र ठीक है आपकी जन्म कुंडली में। यदि ऐसा योग है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि शास्त्रों का मत यदि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका एक ही अभिप्राय है। क्या शास्त्र गलत लिखते हैं? उसके बाद अपना मत तो हम कई बार आपको दे चुके हैं, तो इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यदि सूर्य मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो और सूर्य को देखते हो मंगल, तो मंगल देखने के कारण सूर्य के साहस, बल और ऐसे व्यक्ति के नेत्रों में थोड़ी लालिमा होती है और क्रूरता रहती है, क्योंकि मंगल भी तो क्रूर है ना, और सूर्य भी। तो लाल यानी रेडिस हाथ पैर वाला तेज बल से युक्त जातक होता है यदि मेष राशि में स्थित सूर्य को चंद्रमा या मंगल देखते हो, तो ये प्रतिफल आपके सामने आया। अगर सूर्य बुध से दृष्ट हो, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बुध और शुक्र सूर्य से बहुत दूरी पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इनका जो सूर्य की दृष्टि, सूर्य पर दृष्टि है बुध की, वो किस भांति से पड़ सकती है? आई थिंक अगर विचार किया जाए तो डिविजनल चार्ट्स अगर देखे जाए तो उनमें सूर्य की स्थिति पे बुध की दृष्टि अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ सकती है। बट जन्म कुंडली में शुक्र, बुध इत्यादि की दृष्टि सूर्य पर सप्तम दृष्टि होती नहीं पड़ सकती। हाँ, कुछ अंशात्मक तरीकों से तीसरी दृष्टि, पंचम दृष्टि कुछ ग्रह देखते हैं, उस हिसाब से सूर्य पर दृष्टि जरूर पड़ सकती है, बट पूरी दृष्टि नहीं पड़ सकती। तो बुध की दृष्टि यहां पूर्ण पड़ नहीं सकती, लेकिन किसी और डिविजनल चार्ट के अनुसार से मेरे ख्याल से श्रीमद कल्याण वर्मा जी ने ये लिखा कि सूर्य पर यदि बुध की दृष्टि पड़े तो ऐसा व्यक्ति भृत्य और दरिद्री, माने भृत्य का मतलब होता है भाई बंधु और उसके मित्रगण, नौकर चाकर, ठीक। भृत्य व दरिद्री दूसरों के कार्य करने में निपुण यानी लीन, और थोड़ा धनी, बहुत धनी नहीं होता, निर्बल और अधिक दुखी और गंदा वेशधारी देहधारी व्यक्ति होता है, मैला कुचैला रहने वाला होता है। बुध की दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ती है तो वो डिविजनल चार्ट में आकर के आपको देखना पड़ेगा, यहां जन्म कुंडली में मत देखिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग टिप्पणी करेंगे और हमने अक्सर सूर्य पर शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि की चर्चा भी की है। अगर बुध की दृष्टि देखी जाए तो सप्तम तो नहीं पड़ सकती है जन्म कुंडली में, D1 में नहीं पड़ सकती, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम है। तो यदि सूर्य को बृहस्पति देखता हो, मेष के अंतर्गत बैठे हुए सूर्य को बृहस्पति देखता हो, तो सिंह में बैठेंगे तो देखेंगे, तुला में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, धनु में देखेंगे बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे। आई थिंक यदि बृहस्पति सूर्य को देखेंगे तो लाभ देंगे, यश देंगे, प्रशासन अधिकारी बनाने जैसी क्षमता देंगे। यदि भौम की राशि में सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आगे लिखा है सारावली में कि ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, राजा के समान होगा, दानी होगा, राजा के तुल्य, यहां तक कि मंत्री और जज बनने की कंडीशन आ जाती है। ऐसा मैंने आपको भी बोला था और सारावली में ऐसा इन्होंने स्पष्ट लिख भी दिया है, ठीक है। अब देखिए शुक्र की आ गई बात। शुक्र के बारे में क्या लिखते हैं सारावली में?
फिर मैं कहूंगा डिवीजन चार्ट में जाइएगा, यहां मत ढूंढिएगा, सूर्य के ऊपर शुक्र की सप्तम दृष्टि नहीं पड़ सकती। परंतु फिर भी मैं इनका लिखा हुआ आपको जरूर बता दूं। ये लिखते हैं, यदि मंगल की राशि में बैठे हुए सूर्य पर शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति के अंदर नीच स्त्री का पति, यानी किसी नीच स्त्रीहीन दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारिणी स्त्री का पति और दुष्ट स्त्री में ऐसा व्यक्ति स्वयं भी आसक्त होता है। अधिक शत्रु वाला, इसके शत्रु भी बहुत होते हैं और कम भाई बंधु होते हैं। यहां तक इस व्यक्ति को पाप करने के कारण कोढ़ भी हो जाता है और दीनता रहती है इसमें। अब कहां तक सच है आपको ये देखना है। रह गए शनि, यदि मेष राशि में बैठे हुए सूर्य को शनि देखेंगे, देख सकते हैं शनि, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी, सप्तम, दसम है। अब अगर चतुर्थ स्थान पर यानी कर्क में अगर शनि बैठे होंगे तो एकादशेश और दशमेश होकर के शनि की दृष्टि पड़ेगी। अगर तुला में बैठे हैं सप्तम में तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी। अगर कुंभ में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी। ठीक, यदि आपके सूर्य को मेष राशि में बैठे हुए शनि देखते हो, एक तो पंचमेश हो जाएंगे, सूर्य लग्न में बैठे हुए कारक हो जाएंगे। मेष राशि में स्थित बैठे हुए सूर्य कहीं ना कहीं लग्न की तरह ही जातक के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं। यदि शनि देखे मंगल की राशि में बैठे हुए सूर्य को तो व्यक्ति को दुख आते हैं, दुख से दुख आते हैं और ऐसा दुखी शरीर रहता है, स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता, कार्यों में पागलपन की हरकतें करने वाला और बुद्धिहीन और मूर्ख होता है, ऐसा हमारे सारावली के ग्रंथकार कहते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि यह संपूर्ण सच नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि अगर कर्मेश होकर चौथे घर में बैठेंगे, निश्चित है कि सुख में बाधा जरूर पड़ सकती है, दुखी जरूर करेंगे। और एकादश में बैठे हुए शनि कुंभ राशिस्थ होकर के अगर मेष के सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाई बंधुओं से हिंसा जरूर देंगे, परंतु धनवान जरूर बनाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन आपको हम अपनी जो युक्ति है वो तो दे रहे हैं, परंतु आपको कमेंट में अपनी युक्ति देना है, क्या ये सही है या नहीं। ये तो बात हो गई सूर्य पर शनि से शनि तक। फिलहाल अब हम वृष राशि में सूर्य, जो कि शुक्र की राशि है, शुक्र की दो राशियां हैं, तुला राशि है और वृष राशि है। वृष राशि में बैठे हुए शुक्र पर सूर्य पर यदि दृष्टि जाए तो सबसे पहले किसकी दृष्टि देखेंगे वो विषय बात का। लेकिन वृष राशि में बैठे सूर्य का फल क्या होगा? जातक में नेत्र रोग होगा, ये सच है। कलह सहन करता होगा, इस व्यक्ति को कलह सहन करना पड़ेगा। स्त्री की राशि में बैठे हुए सूर्य स्त्री के कारण जीवन में कलह करवाएंगे। आई थिंक जीवन में प्रायः लग्नेश की तरह सूर्य का फल होगा। शुक्र की राशि में बैठे हुए तो नेत्रहीनता भी आएगी, स्त्री के कारण कलह भी होगी, अधिक शत्रु वाला जातक होगा, मुझे लगता है। लेकिन सारांश सारावली का ये है, कहते हैं अधिक शत्रु नहीं होंगे, अल्प शत्रु वाला यानी कम शत्रु वाला कहते हैं वो अल्प पुत्र वाला होगा, भक्त ईश्वर का, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, बांझ स्त्री का शत्रु, और भोजन, माला, वस्त्र, इत्र इत्यादि से जीवन भरा पूरा रहेगा। माने इसके पास सुख से संबंधित सारी वस्तुएं होनी चाहिए। गाना, वाद्य, नृत्य का ज्ञाता भी जातक होता है शुक्र की राशि में सूर्य बैठा हो तो। लेकिन इसको पानी से भय होता है हमारे सारावली के अनुसार। मैं भी सहमत हूं कि सारावली में जो लिखा है पानी से भय वो युक्त है। अब अगर शुक्र की राशि में बैठे हुए
सूर्य पर। सबसे पहले हम दृष्टि देखते हैं चंद्रमा की। शुक्र की राशि पर बैठे हुए सूर्य पर तृतीयेश होकर के अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि से चंद्रमा देखते हैं, तो चंद्रमा जब देखेंगे तो वृश्चिक राशि में बैठ करके देखेंगे, चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। चंद्रमा से दृष्ट होने के कारण जातक में सप्तम स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को वेश्या में आसक्त होने के लिए सारांश सारावली का है। सारावली कहता है जातक वेश्यावृत्ति वाला होगा। आई थिंक सही है, जरूरी नहीं कि वो कोठे पर जाता हो, लेकिन उनसे बढ़कर भी और कई वेश्याएं होती हैं जो कई बार खुद ही व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ठीक, हाँ, परंतु सुंदर बोली भाषा वाला होगा जातक और अधिक स्त्रियों का पोषक होगा, यानी स्त्रियों का पालन करने वाला जातक होगा, मतलब एजेंट हो गया। ऐसा कह सकते हैं, अधिक स्त्रियों का पालन करने वाला, पूरी टीम का पालन करने वाला। तात्पर्य क्या है कि बहुत सारी स्त्रियां होंगी इसकी, 2 4 5 या इससे भी ज्यादा। विवाहित तो नहीं हो सकती इससे सारी इनके साथ में, लेकिन विवाह की तरह ही उनके साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपने उन तमाम सारी टीम लेडीजों को पोषण करने वाला होगा, सारावली कहता है। और जल से, पानी के कार्यों से इस व्यक्ति को जीविका का आश्रय मिलता है, लिक्विड पदार्थों से इसको मिलता है। कई तरह के काम हो सकते हैं, पानी, दूध, घी, ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ और सारी चीजें केमिकल्स के। यदि इस पर बैठे हुए चंद्रमा की दृष्टि पड़ती तो ये बताया। अगर मंगल देखता हो तो मंगल यहां पर वृष राशिस्थ बैठे हुए मंगल की दृष्टि चतुर्थ, अष्टम और सप्तम दृष्टि होती है। अगर मंगल वृष राशि के सूर्य को देखेंगे तो आई थिंक तुला राशि में बैठे हुए मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी। शुक्र की राशि में बैठे हुए मंगल शुक्र की राशि पर बैठे हुए सूर्य को अष्टम दृष्टि से देखेंगे। पुनः 2 8 7, उसके बाद वृश्चिक राशि में अगर सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की तो सप्तमेश हो जाएंगे। पुनः आगे आए तो कुंभ राशि में बैठे हुए ये मंगल की दृष्टि चतुर्थ पड़ेगी। अब ये तीनों दृष्टियां क्या कहता है सारावली का सारांश देखिए। यदि शुक्र राशिस्थ सूर्य पर मंगल देखे तो बहुत नोट करिएगा इस चीज को, तो जातक प्रतिलिपि करने में, लेख लिखने में, काव्य रचना करने में, पुस्तक बनाने में और गाने में अत्यंत निपुण बुद्धि वाला होगा और सुंदर शरीर वाला भी होगा। यदि आपको ये अच्छे लगते पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर सूर्य बैठे शुक्र की राशि में बैठे हुए पर बुध देखे तो बुध देखेगा तो कब देखेगा? सप्तम दृष्टि से। मंगल की राशि में बैठे हुए बुध देखेंगे सप्तम दृष्टि से। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बुध शुक्र ये बहुत दूर नहीं जाते, 1-2 घर आगे पीछे रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको डिविजनल चार्ट में देखना चाहिए, परंतु सारावली में अगर ऐसा उन्होंने लिखा तो कुछ सोच के जरूर लिखा है, क्योंकि आचार्य हैं और सोच के ही लिखा। कहीं ना कहीं डिविजनल चार्ट के अनुसार अगर शुक्र बुध अगर देखेगा तो जातक में प्रतिलिपि करने की यह सारी क्रियाएं बताई गई। लेकिन अगर हम देखें कि बृहस्पति, तो बृहस्पति की दृष्टि जरूर पड़ सकती है। अगर सूर्य को बृहस्पति देखेंगे तो जातक अधिक शत्रु अधिक मित्र वाला होगा। ठीक, जातक अधिक शत्रु अधिक मित्र वाला होगा। सारांश क्या है कि जो 2 है, मतलब शुक्र की राशि में बैठे हुए सूर्य तो वृश्चिक में बैठेंगे अगर बृहस्पति तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, मकर में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे,
और कन्या में बैठेंगे तो नवम दृष्टि से देखेंगे। अब यहां पंचमेश बुध बन जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होना चाहिए। लिखा है सारांश कि राजा का मंत्री, सुंदर नेत्र वाला, कांत प्रिय यानी पति प्रिय, संतुष्ट, उद्वेगी या उद्योगी, व्यापारी राजा होता है ऐसा जातक। यदि सूर्य पर शुक्र की दृष्टि पड़े तो जातक राजा अथवा राजा का मंत्री, स्त्री, धन, अधिक योग से युक्त, बुद्धिमान और डरपोक भी होता है। मैं पहले कह चुका हूं कि शुक्र की दृष्टि पड़ने पर जो चर्चा है वो आप डिविजनल चार्ट पर देखिएगा। कारकांश, नवमांश, सप्तमांश, द्वादशांश, दशमांश, बहुत सारे डिविजनल चार्ट हैं, उसमें देखिए आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक कुंडली, स्वांश कुंडली, इनमें देखिए। तो अगर शनि देखें, शुक्र की राशि पर सूर्य बैठे हो और सूर्य पर अगर शनि की दृष्टि हो तो जातक आलसी, नीच, दरिद्री, निर्धन, बूढ़ा वृद्ध स्त्री के साथ साहचर्य यानी कि उसके साथ सहवास आदि करने से इस व्यक्ति में क्रूर स्वभाव हो जाता है और यह व्यक्ति नेत्र रोग से पीड़ित हो जाता है। क्यों? वृष राशि में बैठे हुए जो सूर्य हैं उन पर अगर दशम दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य की राशि में बैठे हुए शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ेगी, आई थिंक। तो इसकी वजह से सूर्य को हम ये समझ सकते हैं कि जातक में भोग प्रियता होगी, ठीक है, आलसी होगा, दरिद्री होगा, सोने वाला होगा, निर्धन होगा, हम मान सकते हैं। फिर सप्तम स्थान पर वृश्चिक राशि में बैठे हुए शनि देखेंगे, ठीक है, तो भी जातक को दरिद्री, आलसी इत्यादि बना सकते हैं। मंगल की राशि, मंगल की राशि शनि के साथ शत्रुता है, शनि मंगल को शत्रु मानते हैं, तो यदि बैठेंगे तो शत्रु राशि में बैठ करके शनि जातक को दरिद्र, डरपोक इत्यादि बना सकते हैं। 2, 1, 12, 11 शनि की जब मीन राशि में स्थिति होगी यानी 11वें भाव में बृहस्पति की राशि में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो इसकी वजह से आमदनी के मार्गों में बाधा होने के कारण जातक को आलस्य भी आएगा। 11वें घर में शनि मीन राशि में बैठ करके जातक को आलसी बनाएंगे। ये विचार हमारे हिसाब से अनुसरणीय है। जन्म कुंडली में यदि मिथुन राशि पर बैठे हुए सूर्य हो तो जातक मिथुन राशि में बैठने के कारण बुद्धिमान होगा, ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। जातक बुद्धिमान होगा, वाणी से मधुर आचरण, वात्सल्य गुणों का ओतप्रोत उसका जीवन और शास्त्र सम्मत आचार विचार करने वाला, विज्ञान शास्त्र में जातक की निपुणता होगी। धन बहुत होना चाहिए, अधिक धनी कहा गया है। उदार चेता, सत्संगी, कुशल और चतुर व्यक्ति ज्योतिष जानने वाला होता है। मध्यम पुरुष, 2 माता वाला हो सकता है। सुंदर एवं नम्रता से युक्त होता है। अब हम इतना सारा विश्लेषण अगर करेंगे तो वीडियो तो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन फिर भी मिथुन राशि में बैठे हुए सूर्य बन जाएंगे तृतीयेश सूर्य, और पराक्रम तो दे ही देंगे, बल तो दे ही देंगे, लेखन अच्छा होगा, शास्त्रीय में निपुणता भी सही बताया। सारांश ये है कि सारावली में जो ये लिखा है हमने प्रैक्टिकली देखा है कि बिल्कुल सत्य है। अब मिथुन राशि पर बैठे हुए सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि अगर देखें हम, तो जैसे मिथुन राशि और कन्या राशि बुध की राशियां हैं, इनमें सूर्य अगर बैठे होंगे और चंद्रमा इनको देखेंगे तो जातक शत्रु,
और बंधुओं से पीड़ित बताया जाता है। जातक को शत्रुओं से पीड़ा होगी। अगर मिथुन में सूर्य बैठे हैं तो द्वितीय चंद्रमा हो जाएंगे, ठीक। अब सप्तम में बैठ करके धनु राशि में बैठ करके देखेंगे तो द्वितीय मार्केश भी होता है। इसलिए इन्होंने आई थिंक कहा कि मिथुन राशि में या कन्या राशि में, कन्या में बैठेंगे तो एकादशेश चंद्रमा हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जब कन्या में बैठेंगे तो मीन राशि में चंद्रमा बैठेंगे तब देखेंगे। मिथुन में बैठेंगे तो धनु राशि में चंद्रमा बैठेंगे सप्तम, तब देखेंगे, दृष्टि पड़ेगी। ऐसी अवस्था में जातक को शत्रु बंधुओं से पीड़ित बताया गया। विदेश में यह व्यक्ति दुख प्राप्त करता है और जिंदगी भर रोने वाला होता है। अब कहां तक सच है ये आपको सोचना है, देखना है प्रैक्टिकली। बुध राशिस्थ सूर्य अगर मंगल देखे सूर्य को मिथुन राशि में, बुध की राशि कन्या राशि में या मिथुन राशि में सूर्य बैठे हों तो जातक को अपने दुश्मनों से भय रहता है। कलह के कारण जीवन में प्रायः अशांति रहती है। झगड़े लड़ाई में इसको पराजय प्राप्त होती है। दीन दुखी लज्जा से युक्त होता है। अगर मंगल देखे तो, बुध देखे, मैं फिर कहूंगा डिविजनल चार्ट में जाइएगा, बुध देखे तो सूर्य बुध से दृष्ट हो जातक तो राजा के समान आचरण करने वाला होगा और ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, विख्यात होता है। बंधु बांधवों से युक्त, शत्रु रहित, नेत्र रोगी होगा जातक। यदि सूर्य मिथुन में बैठे हैं और गुरु देखें तो, अब देखिए गुरु यहां पर मिथुन में यदि हैं तो चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश बृहस्पति हो जाएंगे, लाभ देंगे। अब सारांश हम देखते हैं सारावली का। मेरे हिसाब से लाभ होगा, इनके हिसाब से क्या है? अगर बृहस्पति देखे तो जातक शास्त्रमुखी अर्थात ब्रह्म तेज से युक्त और राजदूत, प्रवास विदेश में रह करके सुंदर और चंचल व्यक्तित्व होगा, ठीक। यदि बुध राशिस्थ सूर्य बैठे हो और शनि देखे तो जातक अधिक नौकर चाकर वाला, उद्विग्न, मतलब मन अपसेट रहेगा हरदम, उद्विग्न मन वाला, अधिक भाई बंधुओं का पालन करने में ऐसा व्यक्ति लगा रहता है। कुल मिलाकर के किसी जगह पर धूर्त कहा गया है अगर शनि से सूर्य मिथुन राशि में दृष्ट होंगे तो। अभी देखो बेडू बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन हम इसे सोचते हैं कि 3-4 खंडों में बनाएंगे। एक राशि और ले लेते हैं। अगर कर्क राशि चंद्रमा की राशि में सूर्य हो तो जातक कैसा होगा? कर्क राशि में सूर्य हो तो जातक हर कार्य में चंचल, राजाओं के गुणों से प्रसिद्धि अर्थात राजा के समान सुख इस व्यक्ति को मिलते हैं, वैभव संपन्न जीवन होता है और राजतुल्य गुण होने के कारण यह व्यक्ति फेमस होता है। अपने मनुष्य अर्थात आत्मीय जनों का यह व्यक्ति शत्रु होता है। शराब में वृत्ति होती है, मदिरा पान में, और मदिरा प्रेमी कहा गया इसको। समान धर्म वाला, धर्मात्मा लेकिन अभिमानी होता है। श्रेष्ठ वक्ता भी होता है। देश और दिशाओं का इसको ज्ञान होता है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान होता है। मतलब ये अधिक स्थिर एवं पिता माता का द्वेषी, पिता माता से शत्रुता का व्यवहार करने वाला जातक होता है। अब आपको देखना है कि ये सारावली का सूत्र आपकी जन्म कुंडली में यदि इन राशियों में सूर्य है तो क्या आपके साथ ये गुण मिलते हैं। अब हम सारावली पर ही चलते हैं, अगले सूत्र को देखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। हम सूर्य के इस सारावली को सूत्र समेत देखेंगे। अगर कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य को चंद्रमा देखेंगे तो जातक राजा अथवा राजा के समान पानी के व्यापारों से अधिक व्यापार, स्थिर, धनी
बनाएगा, यानी कि व्यापार पानी का होगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर क्रूरता आएगी। क्यों? मकर राशि में चंद्रमा बैठे होंगे दशम में, ठीक सामने तो मकर के चंद्रमा और सूर्य जो हैं वो कर्क राशि में, लिहाजा ऐसे जातक में चंद्रमा सप्तम जाने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर क्रूरता तो आ ही जाएगी। कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य को मंगल देखते हो तो जातक क्षय अथवा सूजन भगंदर रोगों से पीड़ित होता है, भाई बंधुओं से विरक्त और विरुद्ध, चुगलखोर या बिना पुत्र के ही होता है। कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य अगर बुध से दृष्ट हो तो जातक विद्या से संपन्न, सम्मान प्राप्त करता है और कीर्ति विख्यात राजा का प्रिय, चतुर और शत्रुहीन होता है। कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य को बुध डिविजनल चार्ट में देख सकते हैं, D1 में नहीं देख सकते। ठीक, अगर बृहस्पति देखें तो देख सकते। बृहस्पति अगर कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा की बात हो गई, मंगल की हो गई, बुध की हो गई, बृहस्पति अगर बैठ करके देखेंगे तो कौन सी राशि में देखेंगे? 4, 10, 9, 8 वृश्चिक में बैठेंगे तो नवम दृष्टि से देखेंगे सूर्य पर, और सप्तम मकर में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, मीन में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे। तो आई थिंक बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर शुभ देगी फल। अब सारांश देखते हैं। जातक का अगर बृहस्पति सूर्य कर्क में बैठा हो और बृहस्पति देख रहा तो जातक उत्तम होता है, राजा का सचिव होता है, मंत्री मिनिस्टर और सेना नायक होता है और सुप्रसिद्ध एवं अधिक कला से युक्त व्यक्ति होता है। ठीक, मैंने बोला कि आपको बृहस्पति यदि कर्क में बैठे हुए सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो शुभ ही फल होगा। अगर शुक्र देखें, फिर मैं कहूंगा डिवीजन चार्ट में जाइएगा, अगर शुक्र देखें तो जातक धनवान, स्त्री का भक्त, स्त्री से धन प्राप्ति करने वाला, परोपकारी, रण यानी युद्ध में वीर और प्रियभाषी होता है। कर्क राशिस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो जातक कफ वायु रोग से दुखी और दूसरों के धन का हरण करने वाला बताया जाता है। विपरीत बुद्धि और चेष्टा वाला और चुगलखोर व्यक्ति होता है। तो सूर्य के इस कर्क राशि स्थित तक जो आपको सूत्र मैंने सारांश लेकर के सारावली से दिए, आप उससे कितना सहमत है हमें ये आप कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें कि क्या हमें अभी आपको यह सारावली के सारांश सूत्र आपको देने चाहिए और या नहीं। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा कमेंट जरूर करेंगे। आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ होगा और हमारा उद्देश्य है कि आपको ज्योतिष के सूत्रों से सीखना है, तो आप पूरा वीडियो देखा करें और हम बिना सूत्र के आपके साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, फिर भी अगले वीडियो में हम आपको प्रयास करेंगे छोटे से वीडियो में सूर्य का बहुत सारा कुछ दे दें। अभी सूर्य 8 घरों तक बाकी है। अगर आपको देखना है अगले वीडियो में तो हमें यह भी लिखें कि हम देखना चाहते हैं। तो लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।